नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट नंबर है 22, जिसका टॉपिक रहेगा बच्चों आज समाजवाद। ठीक है, डेट आपको लिख देनी है वर्कशीट में 25 अगस्त 2020 और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर डालना है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम इतिहास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जल्दी से नाम लिख लेना है अपना और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना है। क्लियर है? तो जल्दी से आप अगर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो को डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं समाजवाद के ऊपर। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट 2 जो चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। समाजवाद का मतलब ये है बच्चों कि हम अलग अलग समय अलग अलग स्थान पे जब मूव करते हैं या अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनका उद्देश्य और संदर्भ समाजवाद के प्रति अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। कहने का मतलब है बच्चों, जो आर्थिक स्थिति होती है और जो सामाजिक विषय होते हैं, जो टॉपिक होते हैं जिस पर हम विचार विमर्श करते हैं, तो उनमें जो धन संपत्ति होती है वो एक के पास ना होके समाज के पास होती है। कहने का मतलब है एक का हक नहीं होता, पूरे समाज का हक होता है। और इसी तरह से जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो उसको समझाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है बच्चों समाजवाद के अंदर। अब देखते हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हमारी विशेषताएं है। तो पहली है समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारियों का विरोध करता है। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि निजी संपत्ति मतलब जो सरकारी संपत्ति कह सकते हो आप, उस पे किसी का हक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कुछ ही लोगों का हक है तो उसका विरोध करता है ये। कुछ ही अधिकारी का विरोध ना होके, कुछ अधिकारी का हक ना होके उस पे पूरे समाज या पूरे हर तरह से हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समाजवाद ये बताता है हमें। दूसरा है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का मतलब है कि जैसे कुछ व्यापारी जो है अपना रेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके खिलाफ है ये। व्यापारी को हक नहीं है। और पूंजीवाद का मतलब है वही चीज कि कोई पूंजी पर किसी एक का हक नहीं है, हर एक का हक है। मतलब सरकार डिसाइड करेगी कि कौन ये चीज ले सकता है, सरकार ये चीज डिसाइड करेगी कौन इसका हकदार है, या कुछ लोग ना होके काफी लोग हकदार होते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। तीसरा है इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। इसके अनुसार जो है उत्पादन और वितरण जो समाज या राज्य के में करते हैं हम समाजवादी, और ये चीज तो वो समाज और राज्य के हाथ में होना चाहिए। उसके अनुसार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनके अनुसार पैदावार हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारी को वितरण पर भी विचार किया गया है। तो समाजवाद में राज्य और नागरिक, जैसे आप मेरे जैसे बंदे, और राज्य मतलब जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरह के हर एक के कर्तव्य और अधिकारियों के कहाँ पर कौन अधिकारी रहेगा, किसका क्या रोल रहेगा, किसका क्या काम होगा, वो सब कुछ उन पे विचार किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ विशेषताएं थी समाजवाद की। अब समझते हैं यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां। यूरोप जो चैप्टर का नाम है, यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां क्या क्या थी। क्योंकि जनरली जो है पहले पूंजीवाद होता था, उसके बाद समाजवाद आने की परिस्थितियां पैदा हुई। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या थी? पहली थी फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व
न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। जब समाजवाद आ गया, समाजवाद आने से जो परिस्थितियां पैदा हो रही थी वो क्यों हो रही थी वो देख रहे हैं हम बच्चों। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से क्या हो गया था, समानता आ गई थी, एक दूसरे में प्रेम बढ़ गया था बच्चों, भाईचारा बढ़ गया था, और न्याय की चीजों में देखने लग गए थे कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, तो इन पे विचार किया जाना लगा था। ठीक है बच्चों। दूसरा है सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्र के उदय की भावना। सामंतवाद का मतलब है जो दबे हुए या इस तरह के बंदे, उनको मतलब कमजोर ना होना, कमजोर करना, मतलब इस तरह की चीजें जहां पर ये कह सकते हैं हम सामंतवादी जो है दूसरी हिसाब से जो जीते हैं उनको कमजोर कर दें, जिससे कि क्या है नए राष्ट्र की उदय का भावना पैदा हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। तो उद्योगपति जो क्रांति है अगर वो बढ़ेंगे, उद्योगपति मतलब उद्योगपति बढ़ेगी जाएगी तो मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ भी वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है औद्योगिक क्रांति अगर कम हो जाएगी, मजदूरों की संख्या भी कम करनी पड़ेगी, इससे क्या है आपस में पूंजीपति जो है वो संघर्ष बढ़ सकता है। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। विज्ञान जो है उनकी अलग अलग खोजों, नवीन खोजों और यातायात के साधन के साथ जब हम व्यापार कर रहे थे और मध्यम वर्ग के साथ काम कर रहे थे तो उसमें तेजी से उदय हो रहा था समाजवाद के अंदर। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हिंगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव हुआ। कहने का मतलब है कि ये कुछ नाम थे जो समाजशास्त्री थे, समाजवाद आया तो इनसे इनका भी प्रभाव ज्यादा हुआ। ठीक है। तो ये थे हमारे 5 परिस्थितियां। उसके बाद है यूरोप में बदलते हालात। तो यूरोप में बदलते हालात कौन कौन से थे? ये है पुरांतवादी जो पहले होता था, रेडिकल मतलब जो स्टार्ट हुआ, और उदारवादी जो होने वाला था। मतलब कंजर्वेटिव ये पहले था, परिवर्तनवादी जो हुआ, लिबरल जो आगे होना था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यूरोप में कैसे कैसे बदल रहे थे हालात, यहाँ से यहाँ आए। तो पुरांतवादी में क्या होता था बच्चों, एक शासन तंत्र होता था, राजतंत्र, एक ही राजा होता था। सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। तो ये कह रहे हैं कि सामंतवादी जो इस तरह की चीजें थी उनकी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। कौन से में? पुरांतवादी में, जहां पर एक राजतंत्र या एक ही राजा होता था और बाकी प्रजा होती थी। नेक्स्ट है बच्चों रेडिकल। रेडिकल में क्या है, आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। इसमें क्या होता था रेडिकल में, जो आजकल हो रहा है, आबादी के हिसाब से बहुमत होता है, मतलब वोट डाली जाती है और उसके आधार पे शासन किया जाता है। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। संपत्ति जो है कुछ ही लोगों के पास ना होके सभी लोगों के पास होनी चाहिए, इसीलिए कुछ लोगों के पास संपत्ति है उसका विरोध किया जाता था। ठीक है बच्चों। उसके बाद है उदारवादी। उदारवादी क्या है, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश के बेस पे जो शासक मिल जा रहा था, जैसे जो बुजुर्ग है वो कोई शासक कर रहे हैं, उनके बच्चे उसी शासक पे आ गए, फिर उनके जो बच्चे हो वो उसके शासक में आ गए, तो उसके विरोधी थे उदारवादी टाइम के। न्यायपालिक द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। न्यायपालिक के द्वारा जो है कानून जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो स्थापित हो। शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। तो धर्म के नाम पर ना होके शासन करे, संविधान के द्वारा वो नियंत्रित हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके समर्थक थे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े यूरोप में कैसे कैसे बदलते हालात कैसे कैसे बदले गए। तो ये पेरिस कम्यून का गठन जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। उसके बाद जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहां खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। बहसें का मतलब है आपस में गरम गरम बातें। ठीक है। महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में
आने लगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम अब वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये, तो समाजवाद में किन बातों पर ध्यान किया जाता है। समाजवाद धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण को समझता है। कहने का मतलब है समाजवाद जो है धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार करके जो धन संपत्ति के अधिकारी है उनको ना देके सभी हर एक तरह से वितरण किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो इसी को समाजवाद समझता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है क्वेश्चन, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तो धन और उत्पादन के आधार पर ऊपर हमने देखा था 4 जो उसमें लिखे हुए थे, वही चीज यहाँ पर बच्चों मैंने लिखी है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारियों का विरोध करता था। निजी संपत्ति मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर कुछ के पास संपत्ति नहीं होगी, सभी के पास होनी चाहिए। अधिकारियों के पास कुछ ही के पास नहीं, सभी के पास हो, तो इसलिए वो विरोध करता था। कुछ के पास थी। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ था। मतलब अपने आप कोई भी व्यापारी रेट नहीं डिसाइड कर सकता, और पूंजीवाद एक पूंजी जो है एक ही के पास हो, वो भी खिलाफ था। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। तो जो भी वितरण है या उत्पादन है वो समाज या राज्य के हाथ में ही हो तो ज़्यादा बेटर है। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के वितरण पर भी विचार किया गया है। तो राज्य और नागरिकों के जो भी वितरण है उन पे भी विचार किया जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है इस वर्कशीट के अंदर, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। ऊपर हमने देखे थे 5 टर्म यहाँ पर लिखनी है बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों का यूरोप में फैलना ऊपर देखा था हमने। सामंतवाद का कमजोर होना, नए राष्ट्रों का उदय होना। आधुनिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव। विज्ञान जो है वो नई नई खोज कर रहा था, यात्राओं के साधन में विकास होना और समाज शास्त्री का प्रभाव होना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, ये ऊपर मैंने समझा दिया था पूरा का पूरा, तो पूरी वर्कशीट को आप ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। फोर्थ है बच्चों, रेडिकल और लिबरल, आमूल परिवर्तनवादी और उदारवादी विचार वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। तो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, ये रहा रेडिकल और उदारवादी। ठीक है बच्चों, तो ये एज इट इज आपको नीचे लिख देना है आंसर के अंदर, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। रेडिकल आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे, सभी प्रकार के विशेषाधिकारी के खिलाफ थे, संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो इसका विरोध करते थे। ठीक है, ये होता है रेडिकल। रेडिकल होता है जो मतलब करंट में है और वो आबादी के आधार पर, बहुमत के आधार पर शासक करना चाहते थे, और यही चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति ना हो, जबकि सभी के पास संपत्ति हो, तो कुछ ही लोगों के पास होती थी, तो उसका विरोध करते थे। दूसरा है उदारवादी वंश। उदारवादी वंश कौन से होते हैं? आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वंश के आधार पर उनको शासक दिया जाए। कहने का मतलब है कि हम जो है शासन जो देंगे वो आबादी के हिसाब से जो बहुमत होगा उसके आधार पे दिया जाएगा। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे, शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। ठीक है बच्चों, तो शासन धर्म के स्थान पर शासन धर्म नहीं होना चाहिए था, संविधान द्वारा नियंत्रित करे तो उसके समर्थक थे उदारवादी लोग। ठीक है बच्चों, तो लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लास्ट प्रश्न है बच्चों, आपको मजदूरों और पूंजीपातियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं? संक्षेप में लिखिए। मजदूर और पूंजीपातियों के बीच में आपको क्या लगता है कि क्या इनके बीच में डिस्प्यूट है, क्या इनके बीच में प्रॉब्लम है, तो वो आपको संक्षेप में लिखना है। तो मजदूर लोग होते हैं, पूंजीपाती जिनके पास पैसा होता है, तो बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण है संपत्ति का असंतुलित होना। ठीक है बच्चों,
तो क्योंकि पूंजीपाती जो है उनके पास पैसा बहुत है, मजदूरों के पास पैसा कम है या है ही नहीं। ठीक है, तो संपत्ति मेन कारण है, मतलब पैसा है। ठीक है। दूसरा, पूंजीवाद में संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होती थी। पूंजीवाद जो होते थे लोग, उनमें कुछ ही लोगों के पास संपत्ति होती थी, जिससे अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। क्योंकि कुछ ही लोगों के पास थी, तो जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा था। तो यही मेन कारण है जो कि पूंजीपाती और मजदूरों के बीच आपस में बन नहीं रही थी। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप न्यू हो यहाँ पर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वर्कशीट जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर ले। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।